उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने संगठनात्मक गतिविधियां तेज कर दी है। इसी क्रम में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 29 और 30 मई को 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे और इस दौरान सरकार और संगठन कामकाज की विस्तृत समीक्षा की जाएगी। साथ ही हारी हुई सीटों और बूथ स्तर तक चुनावी रणनीति को मजबूत करने पर विशेष मंथन होगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने बताया कि दौरे की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है और एयरपोर्ट से लेकर पार्टी मुख्यालय तक कार्यक्रम तय किए गए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकर्ताओं और नेताओं को आगामी चुनाव के लिए दिशा निर्देश देंगे और संगठन को अभी से चुनावी मोड में सक्रिय करने का संदेश देंगे। देहरादून में मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, सांसदों, विधायकों और कोर कमेटी के साथ अहम बैठक होगी, जिसमें राजनीतिक हालात और योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की जाएगी। तो भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष का 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा और 29 और 30 मई को रहेंगे उत्तराखंड के दौरे पर। नितिन नवीन 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर संगठनात्मक मंथन तेज और 2027 की राजनीतिक चुनावों की तैयारियों का अभी से जायजा लेने के लिए बूथ स्तर तक चुनावी रणनीति पर फोकस करना अब भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दिया है। संगठनात्मक तैयारियों से लेकर हर तरीके की जो कार्यक्रम है, जो 2 दिवसीय दौरा रहेगा, उसके कार्यक्रम और पूरा प्लान जो है वो आगामी 29 और 30 मई को उत्तराखंड जब नितिन नवीन आएंगे तो संगठनात्मक बैठक में इस बात पर चर्चा होगी। ऊधम सिंह नगर के सितारगंज से खबर है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शक्तिगढ़ को सिडकुल से जोड़ने वाले 11 करोड़ 40 रुपए की लागत से बनने वाले पुल का शिलान्यास किया और इस कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा भी मौजूद रहे। इस पुल के निर्माण से निर्मल नगर क्षेत्र का सीधा संपर्क सिडकुल और सिसोना क्षेत्र से हो जाएगा, जिससे स्थानीय लोगों को लगभग 12 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना से न केवल आवागमन सुगम होगा, बल्कि क्षेत्र में व्यापार, उद्योग और रोजगार के नए अवसर भी बढ़ेंगे। लंबे समय से इस पुल की मांग की जा रही थी, जिसे अब सरकार ने पूरा किया है। स्थानीय लोगों ने इस परियोजना का स्वागत करते हुए इसे क्षेत्रीय विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया है, जिससे समग्र विकास को गति मिलने की उम्मीद है। जोश में नारे लगाए, बड़े बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया। मैं भी आपको दोनों हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, ये आप सभी का स्नेह है, आप सभी का आशीर्वाद है कि मुझे और सौरभ भाई को निरंतर प्रदेश की सेवा करने की शक्ति प्रदान करता है। आप सबकी उपस्थिति, आप सबका आशीर्वाद मेरे लिए बहुत आज हर्ष का विषय है कि मुझे आज सितारगंज विधानसभा के अंतर्गत जो आज ये महत्वपूर्ण पुल जिसका निर्माण होने जा रहा है, जिसका आज यहाँ पर शिलान्यास हुआ है, शक्ति फार्म बैगुल नदी पर बनने वाला पुल 11 करोड़ रुपए की इस महत्वपूर्ण लागत से बनने वाले इस सेतु का शिलान्यास करने का आप सबके साथ आज यहाँ पर सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि शक्ति फार्म क्षेत्र को सिडकुल से जोड़ने के लिए इस पुल के निर्माण से इस पूरे क्षेत्र के, शक्ति फार्म क्षेत्र के आसपास क्षेत्र के, सिडकुल आने जाने वाले लोग, आम जनता के लोग, उन सभी को इसके बन जाने से हमारे व्यापारी भाइयों को औद्योगिक प्रतिष्ठानों से विकासखंड कार्यालय सिसोना तक पहुंचने के लिए 9 किलोमीटर की दूरी कम करनी पड़ेगी और इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। जैसा अभी सौरभ जी बता रहे थे, यहाँ पर मुझे खुशी है कि ये शक्ति फार्म मेरे लिए कोई दूर का क्षेत्र नहीं है, ये सब मेरा परिवार है, हमारे घर के लोग हैं। मैं बचपन से शक्ति फार्म आता रहा हूं और 2022 के चुनाव में आप लोगों ने बड़ा आशीर्वाद देकर इस क्षेत्र से सौरभ बहुगुणा जी को भारी बहुमत से जिताकर विधानसभा भेजा था और जितने वायदे इन्होंने किए थे, हमने किए थे, वो सारे के सारे काम एक एक करके आगे बढ़ाने का हमने संकल्प लिया है।
भाइयों बहनों, जो काम पूरे हो गए हैं, उसके अतिरिक्त जो रह गए हैं, उन सभी कामों को आने वाले समय में हम धरातल पर उतारेंगे। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में आज हमारा राज्य तेज गति से विकास कर रहा है, समृद्धि के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। मैं आप सबको बधाई भी देना चाहता हूं कि यहां सब हमारे शक्ति फार्म क्षेत्र में पूरे हमारे पश्चिमी बंगाल से आए हुए हमारे बंगाली समाज के भाई बहनों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक पश्चिमी बंगाल में पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मस्थली में भी कमल खिल गया है। आप सबको बधाई। वहां पर भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी सरकार बन गई है और जहां भी चुनाव हो रहे हैं, जिस राज्य में भी चुनाव हो रहे हैं, हर राज्य में अब जनता डबल इंजन सरकारों को चुनने का काम कर रही है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार ये विकास की, सुशासन की, गरीब कल्याण की ये पर्याय बन गई है। विकास का दूसरा नाम है डबल इंजन की सरकार, सुशासन का दूसरा नाम है डबल इंजन की सरकार। गरीब कल्याण, गरीबों को आगे बढ़ाना, समाज के अंतिम छोर में रहने वाले व्यक्तियों को, हर नागरिक के जीवन में सुविधा पहुंचाना, ये डबल इंजन सरकार की प्राथमिकता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में जो है आज तय की जा रही है, संकल्प के साथ आगे बढ़ाई जा रही है। इसीलिए जितने राज्य हैं, देखिए आप, उत्तराखंड में पहले ही कमल खिल गया था, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली, आसाम, त्रिपुरा से लेकर और बंगाल में तो इस बार इतिहास ही बन गया। चंपावत में आयोजित ऐतिहासिक गोलजीयू महोत्सव 2026 का भव्य समापन हो गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि चंपावत को देश का सर्वश्रेष्ठ और आदर्श जिला बनाने राज्य सरकार का विकल्प रहित संकल्प है। उन्होंने कहा कि 4 मई से शुरू हुआ 13 दिवसीय ये महोत्सव केवल सांस्कृतिक आयोजन नहीं, बल्कि उत्तराखंड की समृद्ध लोक परंपराओं, कला और विरासत को संरक्षित करने का सशक्त मंच है। मुख्यमंत्री ने नगरपालिका परिषद, जिला प्रशासन, क्षेत्रवासियों को सफल आयोजन के लिए बधाई दी। उन्होंने महिला सशक्तिकरण और स्वयं सहायता समूहों की भूमिका को सराहते हुए कहा कि स्थानीय उत्पादकों ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई पहचान दी है। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों द्वारा जन जागरूकता और स्वरोजगार से जुड़े स्टॉल भी लगाए गए। समापन अवसर पर आयोजित स्टार नाइट में लोक गायक इंदर आर्या, माया उपाध्याय, नीरज चुफाल ने कुमाऊंगी गढ़वाली गीतों की शानदार प्रस्तुतियों से माहौल को सांस्कृतिक रंगों से सरोबार कर दिया। गोलजीयू महाराज हमारी लोक आस्था, न्याय, सत्य और धर्म के प्रतीक हमारे देवता हैं। हमारी संस्कृति में गोलजीयू महाराज का विशेष स्थान है। समग्र विकास के लिए मास्टर प्लान के अंतर्गत विशेष गोलजीयू कॉरिडोर का निर्माण भी किया जा रहा है। लगभग 59 करोड़ रुपए की लागत से मंदिर क्षेत्र को अधिक भव्य, सुव्यवस्थित और श्रद्धालुओं के अनुकूल स्वरूप प्रदान किया जा रहा है। साथ ही मां पूर्णागिरी धाम के लिए रोपवे निर्माण, बालेश्वर मंदिर, पाताल रुद्रेश्वर मंदिर सहित अनेक पौराणिक स्थलों के विकास कार्य भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। चंपावत में आज धार्मिक और विकास से जुड़ी बड़ी गतिविधि देखने को मिली, जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मां वाराही शक्तिपीठ धाम देवी धुरा पहुंचकर मंदिर परिसर में चल रहे भव्य पुनर्निर्माण एवं विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी लेते हुए अधिकारियों और मंदिर समिति को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी कार्य तय समय सीमा में उच्च गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मां वाराही धाम केवल आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है, जिसे मूल स्वरूप को बनाए रखते हुए विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये धाम आने वाले समय में राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि
अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनेगा। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। लगभग 15 करोड़ रुपए की लागत से ये परियोजना आधुनिक सुविधाओं के साथ तैयार की जा रही है। मसूरी से बड़ी खबर है, जहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज शहर की विभिन्न सड़कों और विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लोक निर्माण विभाग और नगर पालिका परिषद को निर्देश दिए कि क्षतिग्रस्त सड़कों की शीघ्र मरम्मत की जाए ताकि स्थानीय लोगों को राहत मिल सके। मंत्री ने उप जिला चिकित्सालय का भी निरीक्षण किया और अस्पताल में कर्मचारियों की कमी को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को जल्द से जल्द नियुक्ति करने के निर्देश दिए। इससे पहले उन्होंने लढौर बाजार क्षेत्र में भू धनसाव प्रभावित स्थान का दौरा किया और नगर पालिका को जल्द ट्रीटमेंट कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। मंत्री ने प्रभावित महिला और भूस्वामी से बातचीत कर उनके विस्थापन की प्रक्रिया पर भी चर्चा की। उन्होंने बताया कि 26 लाख रुपए की लागत से क्षेत्र में ट्रीटमेंट कार्य कराया जाएगा। साथ ही उन्होंने जनता से पर्यावरण और ऊर्जा संरक्षण को लेकर अपील की। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों से आह्वान किया है कि आप पेट्रोल डीजल का कम प्रयोग करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर चलें, गोल्ड न खरीदें, विदेश यात्रा पर न जाएं, क्योंकि आज पूरा एक वैश्विक संकट पूरे विश्व के अंदर आ गया है। इस युद्ध, ईरान, इजराइल व अमेरिका के युद्ध के कारण कच्चे तेल की आवक रुक गई है और भारत में 60% से भी अधिक कच्चा तेल बाहर से आता है। ऐसे में आने वाले खतरे को भांपते हुए माननीय प्रधानमंत्री ने अनुरोध किया है हर देशवासियों को उससे अपने भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। मैंने तो उसके अगले दिन से ही 11 तारीख से हमने कहा हम जितने अपने लोकल कार्यक्रम में उसमें हम स्कूटर या इलेक्ट्रिकल स्कूटर से जाएंगे। इलेक्ट्रिक स्कूटर की व्यवस्था हमने की है और जहां बाहर के कार्यक्रमों में 3-3 गाड़ियां हमारे साथ चलती थी उन्हें घटाकर हमने एक कर दिया है। पहले 3 गाड़ी चलती थी और जहां भी जाते हैं गाड़ी खड़ी करके स्थानीय कार्यक्रमों में हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की इस मुहिम में हर देशवासी को अपना योग देना चाहिए, अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। पंच केदारों में चतुर्थ केदार भगवान श्री रुद्रनाथ जी की चल विग्रह डोली आज गोपेश्वर स्थित गोपीनाथ मंदिर से मध्य हिमालय में स्थित रुद्रनाथ धाम के लिए भव्य रूप से रवाना हुई। कपाट खुलने की परंपरागत प्रक्रिया के तहत गोपीनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना आयोजित की गई, जिसके बाद जयकारों, पुष्प वर्षा, सेना की बैंड धुनों के बीच देव डोली ने मंदिर के लिए प्रस्थान किया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे, भक्तिमय माहौल बन रहा और मंदिर के मुख्य पुजारी हरीश भट्ट ने बताया कि सोमवार मध्याह्न में विधि विधान के साथ रुद्रनाथ के कपाट ग्रीष्मकालीन के लिए खोले जाएंगे। कपाट खुलने के बाद श्रद्धालु भगवान रुद्रनाथ के एकानन स्वरूप के दर्शन कर पूजा अर्चना कर सकेंगे। देहरादून जिले के विकास नगर की शक्ति नहर में उस समय हड़कंप मच गया जब 28 वर्षीय महिला किरण चंदेल अपनी 2 मासूम बेटियों के साथ नहर में कूद गई। घटना शक्ति नहर पुल नंबर 1 के पास हुई, जहां पर मौजूद स्थानीय लोगों ने अद्भुत साहस दिखाते हुए नहर में बह रही 2 बच्चियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इनमें 3 वर्षीय बच्ची और करीब 3 महीने की मासूम शामिल है, जिन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। महिला की तलाश में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, जो लगातार जारी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार महिला की शादी वर्ष 2020 में लव मैरिज के जरिए हुई थी, जबकि घटना के समय उसका पति घर पर मौजूद नहीं था। पुलिस पूरे मामले का कारणों की गहन जांच कर रही है। कोतवाली विकासनगर क्षेत्रांतर्गत शक्ति नहर निकट पुल नंबर 1 के पास एक महिला अपनी 2 बेटियों के साथ कूद गई। स्थानीय व्यक्तियों द्वारा दोनों बच्चियों को नहर से सकुशल बाहर निकाला गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस द्वारा दोनों बच्चियों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका अभी इलाज चल रहा है। महिला की खोजबीन हेतु पुलिस एवं एसडीआरएफ की टीम द्वारा सर्च अभियान चलाया।
चंपावत पुलिस और एसओजी टीम ने टनकपुर में संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक युवक को 10.44 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक रेखा यादव के निर्देशन पर जिले भर में चलाए जा रहे नशा विरोधी अभियान के तहत क्षेत्राधिकारी विमल प्रसाद की निगरानी और कोतवाली प्रभारी चेतन राघव के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई। सघन चेकिंग के दौरान जा पिज्जा रेस्टोरेंट के पास संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर नई बस्ती निवासी 32 वर्षीय धर्मेंद्र कुमार को पकड़ा गया। तलाशी में स्मैक बरामद होने पर आरोपी को मौके पर ही गिरफ्तार का और एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस के अनुसार आरोपी पर पहले भी एनडीपीएस आर्म्स एक्ट और जुआ अधिनियम के तहत मामले दर्ज हैं। पुलिस ने आमजन से नशे के खिलाफ सूचना देने की अपील की है। ऊधम सिंह नगर जिले के जसपुर क्षेत्र के भोगपुर डैम इलाके में देर रात उस समय हड़कंप मच गया जब कोर्ट के आदेश पर एक वारंटी को पकड़ने गई पुलिस पर जानलेवा हमला कर दिया गया। पुलिस के अनुसार उप निरीक्षक गोविंद सिंह मेहता और कांस्टेबल सुभाष डगुरियाल आबकारी अधिनियम के तहत वांछित गैर जमानती वारंटी सुखविंदर सिंह को गिरफ्तार करने पहुंचे थे। जैसे ही पुलिस ने उसे हिरासत में लिया, आरोपी पक्ष के लोगों ने शोर मचाकर भीड़ इकट्ठा कर ली। फिर लाठी डंडों से धारदार हथियारों से पुलिस टीम पर हमला कर दिया। आरोप है कि इस दौरान वारंट का हिस्सा भी फाड़ दिया गया। पुलिस हिरासत में आरोपी को छुड़ाकर फरार कर दिया और हमले में दोनों पुलिसकर्मी घायल हो गए। घटना के बाद पुलिस ने 7 नामजद आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जबकि 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। विगत रात्रि कोतवाली जसपुर क्षेत्र अंतर्गत एक अभियुक्त सुखविंदर सिंह पुत्र बिशन सिंह निवासी भोगपुर डाम नंबर 2 जसपुर को न्यायालय से जारी गैर जमानती वारंट की तामीली के क्रम में उसे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीम गई थी उप निरीक्षक गोविंद मेहता के नेतृत्व में, जिस पर उक्त अभियुक्त सुखविंदर सिंह को गिरफ्तार करके उसको उसके विरुद्ध जारी वारंट से अवगत कराते हुए जब प्रपत्र तैयार कराए जा रहे थे, तभी सुखविंदर नामक अभियुक्त के द्वारा अपने परिजनों और रिश्तेदारों को शोर करके वहां बुला लिया गया और गिरफ्तार शुदा अभियुक्त को उन लोगों के द्वारा पुलिस के कब्जे से छुड़ाया गया। पुलिस बल पर हमला बोला गया, जिस संबंध में सुखविंदर सिंह व अन्य 6 अभियुक्तों के विरुद्ध अंतर्गत धारा 109, 121, 127, 132, 190, 191, 221, धारा 3, 324, 351 और 352 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कराया गया और उनमें से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित की गई हैं और प्रयास निरंतर जारी। ऊधम सिंह नगर जिले के जसपुर क्षेत्र के पतरामपुर इलाके में बिजली विभाग की लापरवाही एक बार फिर सामने आई है। ये करंट की चपेट में आने से एक भैंस की दर्दनाक मौत हो गई, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में बिजली के तार लंबे समय से काफी नीचे लटके हुए हैं, जो किसी भी समय बड़े हादसे का कारण बन सकते हैं। पीड़ित सतनाम सिंह ने बताया कि उन्होंने पिछले 1 वर्ष से कई बार विभाग को शिकायत दी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। आरोप है कि विभाग द्वारा केवल पैसे की मांग की जाती है, लेकिन काम नहीं कराया जाता। ग्रामीणों ने कहा कि ये स्थिति किसी भी बड़े हादसे को आमंत्रित कर रही है। आक्रोशित ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द तारों को दुरुस्त नहीं किया गया तो सभी किसान मिलकर बिजली घर का घेराव करेंगे। मैं कहना विभाग को ये चाहता हूँ कि 1 वर्ष लगभग हो गया है जब से ये तार नीचे पड़े हैं। हमने इनको कई बार कहा है कि कोई जानवर या कोई इंसान भी इसका दुर्घटना हो सकती है, मगर के विभाग की तरफ से यही है कि पैसा लाओ, इकट्ठा करो, पैसा इकट्ठा करके हमको दो और फिर काम होगा। और ना ये साजे का काम है, ना कोई पैसा इकट्ठा करता है, ना ये काम हो रहा है। सर हमें तो आश्वासन कोई किसी प्रकार का नहीं दिया। हमने तो ये है कि कई बार कह चुके हैं, उसके बाद में तो यहाँ कोई आता ही नहीं है। हमें तो ये लग रहा है कि बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं वो, कोई ना कोई। अगर अब तो जानवर है, कोई इंसान की मौत हो जाएगी तो हो सकता है उसके बाद में ही कार्रवाई करें कोई।